Okay, students. So very first thing is that last time we were learning storage devices और उसके अंदर हमने optical media का जो first था CD and DVD we have completed that. So now let's continue with the other optical media device and it's a Blu-ray disc. Okay, it also looks like a CD DVD, but the point is कि जो आपके पास CD थी या आपके पास DVD थी, they both were using red laser light to read and write data. ठीक है, but this time we are using Blu-ray. जो ब्लू रे डिस्क होती है और या जो ब्लू रे लेजर लाइट इसमें यूज होती है द वेवलेंथ इज लेस देन द रेड लेजर लाइट दैट इज व्हाई it is able to read and write data in a very fast way. So a blue laser rather than a red laser is used. This is the very first difference जो आपने इसमें याद रखना है कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रेड लेजर लाइट. It means that the pits and lands are much smaller. अब ये देखो इसका क्या मतलब है. I told you yesterday कि when it comes to CD, like let's say this is a CD. Okay, so this is a CD. I told you कि अच्छा इसके अंदर एक स्पाइरल ट्रैक होता है और उस स्पाइरल ट्रैक के ऊपर देयर आर मल्टीपल डॉट्स. इसको हम कहते हैं पिट्स एंड लैंड्स और पिट्स एंड बम्प्स कहते हैं उसके ऊपर. अब डाटा आपका सारा का सारा स्टोर होता है इन डॉट्स के ऊपर. जब हम ब्लू लेजर की बात करते हैं रेड लेट से मैंने ये रेड लेजर सॉरी सीडी डीवीडी बनाई थी. अगर हम ब्लू रे की बात करें तो उसके ऊपर के जो डॉट्स होंगे दे आर मोर क्लोज टुगेदर. ठीक है, अब जैसे मैं इसमें और डॉट्स इंक्लूड कर रहा हूँ because it's a Blu-ray. So when you'll have more dots or more pits and lands in it, so definitely it will store more data because in dots के ऊपर ही data store हो रहा होता है spiral track के ऊपर. So Blu-ray can store up to 5 times more data than normal DVD. कि अगर normal DVD 4.7 GB डाटा स्टोर करी है, so आप इसको 5 times जो है वो इंक्रीज कर लें और 5 times इंक्रीज करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 GB प्लस डाटा स्टोर हो जाएगा. Blu-ray disk automatically come with a secure encryption system. Means, let's say if there is something in the Blu-ray disk, you can't copy it and paste it in the computer system because it is encrypted. One more thing, आप लोगों को ये भी आइडिया होगा when it comes to Xbox Blu-ray or PlayStation Blu-ray. So it is not possible to copy that file from that Blu-ray to our computer system. Why is it so? Because that is encrypted. तो आपने इसकी ये वाले 4 पॉइंट्स इसी तरह से याद रखने. ठीक है, आई होप कि ऑप्टिकल मीडिया में ब्लू रे डिस्क क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब इसको करने से पहले पेपर में ना वो आपको एक बार है और मैं उसको क्लियर करता हूँ. मुझे यहाँ पर एम्प्टी स्पेस मिले और उसको मैं बताता हूँ क्या है. अच्छा, नाउ इन द पेपर दे जस्ट लाइक कंफ्यूज यू इन फ्यू थिंग्स. वो क्या है, वो उन्होंने 3 एरियाज में डिफरेंशिएट किया हुआ होता है इसको. द वेरी फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक एरिया. ठीक है, और सेकेंडली सॉलिड स्टेट मीडिया. एंड द थर्ड वन इज ऑप्टिकल मीडिया. अब जब हम मैग्नेटिक मीडिया की बात करेंगे कौन सी डिवाइस इसके अंदर आएगी, हार्ड डिस्क ड्राइव आएगी. हम सॉलिड स्टेट मीडिया की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है, इसके अंदर यूएसबी फ्लैश ड्राइव आ जाती है. और क्या आ जाता है, एसडी कार्ड्स आ जाते हैं. राइट, तो दिस इज सॉलिड स्टेट मीडिया. व्हेन इट कम्स टू द ऑप्टिकल मीडिया तो ऑप्टिकल मीडिया में सीडीज आती हैं, डीवीडीज आती हैं, ब्लू रे आती है, ब्लू रे डिस्क जो अभी हम पढ़ के आए. ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना है व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया. राइट. अच्छा, मूसा का क्वेश्चन है हाउ यूजिंग ब्लू लेजर लीड्स टू स्मॉलर पिट्स. Look, if there will be
pits which are very close to one another, and you are using the blue laser light, a blue laser light की wavelength कम है, so it will be able to extract the data from those congested pits and bombs very easily. But if you are using red laser light, उसकी wavelength ज़्यादा है, it will not be able to extract the data very closely because उसकी wavelength ज़्यादा है. That is the basic concept in it. अच्छा, सेकंडली आप मुझे सारे ये बताओ, आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कौन किस कैटेगरी में चला गया? ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम वापस जाते हैं, और आई होप कि ये आपको डिवाइसेस समझ आई हैं, इनके इनकी वर्किंग आपने इसी तरह से याद रखनी है। अब हम आते हैं वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। वर्चुअल मेमोरी 2021 के न्यू सिलेबस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक्चुअली ये एएस का टॉपिक है। अच्छा, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दैट व्हाट इज अ वर्चुअल मेमोरी। नॉर्मली इन योर कंप्यूटर सिस्टम आइदर यू आर यूजिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव और अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों में से आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक ना एक डिवाइस है। लेट्स से चले मैं ये देख लेता हूँ, योर कंप्यूटर सिस्टम इज यूजिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और लेट्स से दैट हार्ड डिस्क इज 1 TB, 1 TB. Moreover, you are using a RAM also, and for example, that RAM is 4 GB RAM in your computer system. Whenever you'll open multiple applications, like आपने कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर ओपन की है, तो होगा क्या उस एप्लीकेशन को ओपन करने के साथ? फॉर एग्जांपल, आपने गूगल क्रोम ओपन किया एक एंड के ऊपर, सिमिलरली एक एंड के ऊपर कोई और आपने ऐप ओपन की। वेन एवर यू ओपन मल्टीपल एप्स, और आपने जूम ओपन किया, राइट, तो द मल्टीपल एप्स यू आर ओपनिंग, इट विल टेक some RAM. Let's say Google Chrome is taking 1 GB, Zoom is taking 1 GB. You have opened the Notability, it is also taking 1 GB. Let's also have opened a game, और उसने भी 1 GB ले लिया। अब ये आपकी रैम फुली कंज्यूम हो चुकी है। वेन एवर आई ओपन द फिफ्थ ऐप, ठीक है, ये मेरी फिफ्थ ऐप है, मैंने ओपन की इसे, वो रैम के पास जाएगा, वो देखेगा रैम तो ऑलरेडी फिल्ड है। अब रैम फिल्ड है तो कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, क्रैश मींस कि वो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम, आप कहेंगे कि ये तो प्रॉब्लम है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए होता क्या है कि रैम हार्ड डिस्क ड्राइव के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए, सो दैट आई कैन सेंड few of the apps to you, so that I can open a new app inside the RAM, ताकि मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूँ और वो एरिया, वो कि एप्लीकेशन का डाटा मैं उसको भेज दूँ। तो ये जो एरिया हमने हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव से लिया है, विच इज यूजिंग एज अ रैम बट इट इज नॉट रैम, तो इसको हम वर्चुअल मेमोरी कहेंगे। ठीक है, तो जो एरिया हमने बोरो किया है फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट इज बेसिकली अ वर्चुअल मेमोरी। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट हो रही थी सारी, is the case when processes run out of RAM. If the amount of available RAM is exceeded due to multiple programs running, it is likely to cause a system crash. This can be solved by utilizing the hard disk drive or solid state drive if we need more memory. This is the basis behind virtual memory, जिसमें हमने ये कहा था कि रैम प्लस द स्वैप स्पेस, वो स्वैप स्पेस क्या है, ये जो हमने हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव से ली है, तो वो कौन सी वाली एप्लीकेशन इधर भेजेगा जो लीस्ट यूज हो रही है इनमें से, वो उसको इधर भेज देगा और न्यू वाली ऐप को इधर ओपन कर देगा। राइट, अब जरा आप ये डायग्राम देखें जो मैंने बहुत ही खूबसूरत डायग्राम्स बनाई हैं। खैर, इन डायग्राम्स को देखें और देन यू विल जस्ट सी दिस डिस्क्रिप्शन एंड लेट मी नो इफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, अदरवाइज यस कर देना। ये मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो कहता है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। यस। ओके, स्टिल यू हैव अ मिनट टू सी एंड लेट मी नो। सारों ने बताना है कि क्लियर हुआ है या नहीं, एक दो बच्चे बताते हैं, इसका मतलब बाकियों को समझ नहीं आता, वो बस वैसे आते हैं। जब मुझे क्लियर हो जाता है ना कि अच्छा आपको क्लियर है, देन इट इज इजी फॉर मी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ग्रेट।
अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक सिनेरियो दिया है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर ना उन्होंने एक सिनेरियो दिया है। व्हाट इज दैट सिनेरियो? पहले हम वर्चुअल मेमोरी के बगैर काम कर रहे थे। ठीक है, जब हम वर्चुअल मेमोरी के बगैर काम कर रहे थे तो हमने मल्टीपल एप्स ओपन की। लाइक ऐप नंबर 0 हमने ओपन की, उसने रैम से स्पेस ले ली। ऐप नंबर 1 ने स्पेस ले ली, ऐप नंबर 2 ने स्पेस ले ली, ऐप नंबर 3 ने स्पेस ले ली। जब फोर्थ की बारी आई तो हमने कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो ये वाली फोर्थ जो है वो एप्लीकेशन, इट विल स्ट्रगल बिकॉज देयर इज नो अवेलेबल रैम नाउ। तो हमने अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लिया। हमने कहा ठीक है, ओके, इफ दैट इज you know the fourth app which has not space in the RAM, so we'll just move on to the hard disk drive and we'll ask to store that data here। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। अब बेनिफिट्स क्या हैं? तो programs can be larger than physical memory and still be executed, means that if your programs are larger, आप 5 softwares open कर रहे थे, it is taking more than your RAM, so definitely it will go to the hard disk drive, that fifth one। तो still perform हो जाएगा, computer crash नहीं होगा। There is no need to waste memory with data that is not being used। अब इसका मतलब ये है कि अच्छा, अब आप कहते हैं कि अच्छा 8 GB रैम थी और अब वो रैम जो है वो वेस्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा डाटा उधर भेज दिया। एंड डेफिनेटली अब ऐसा होता नहीं है, बड़ा रेयर केस ही होता है कि आपने एक साथ बहुत सारी एप्स ओपन कर दी हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, that it will just go to that swap space और virtual memory। तो हमें एक नई रैम बाय करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिकॉज हमने एक वर्स्ट केस सिनेरियो में एक उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। वो जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना कि अच्छा, इन अ कार देयर 4 प्रॉपर टायर्स, और वो जो फिफ्थ टायर होता है ना, वो बेचारा सा टायर होता है, छोटा सा टायर होता है, और उसको हम तब लगाते हैं स्पेयर टायर को जब हमारा कोई ना कोई टायर पंक्चर हो जाता है कि अच्छा चलो हमने कार को पंक्चर शॉप तक लेकर जाना है, तब तक ये बेचारा साथ जो है ना वो चलता रहे इसके। तो यहाँ पर भी ये वही सिनेरियो है कि हम वो फिफ्थ टायर जो है ना वो अच्छा वाला नहीं रखते, वो क्योंकि वो अच्छा वाला रखेंगे वो स्पेस भी ज्यादा लेगा, वो बूट में फिट भी नहीं होगा। तो ये इशू है। तो यहाँ पर भी ना हमने हार्ड डिस्क ड्राइव को ना अपने मुश्किल टाइम के लिए रखा हुआ है कि अच्छा तुम थोड़ी सी स्पेस दे देना ना, हमने काम चलाना है। तो उसने कहा चलो ठीक है, ले लो मेरे से स्पेस। Musa, you don't have to move the program. Actually, CPU decides that which task has the highest priority, वो उसको रख लेते हैं, और जो least priority कैलकुलेट करके वो भेज देता है उसको रैम, उसके SSD की तरफ या हार्ड डिस्क ड्राइव की तरफ। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, अब हम आते हैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। अब देखें, ये चीजें याद करने वाली हैं, रट्टे लगाने पड़ेंगे अच्छे अच्छे करके उसमें, क्योंकि ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो एज इट इज लिखनी होती हैं। मार्क्स स्कीम में देखते हैं कि अच्छा स्टूडेंट ने टर्मिनोलॉजी यूज की है नहीं। इवन आप किसी भी एग्जाम देते हैं ना, अगर दैट इज केमिस्ट्री और फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और एनी वन, तो देयर इज अ ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक। उसमें ना कुछ की वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं, वो आपको आनी चाहिए व्हेन एवर यू आर आंसरिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स इन इट, सो इट शुड फील लाइक अच्छा एक सब्जेक्ट उसको अच्छा आता है स्टूडेंट को। जो एग्जामिनर होता है ना वो इस चीज को बड़ा कंसिडर कर रहा होता है। इवन व्हेन वी मार्क पेपर्स ऑफ कैम्ब्रिज, तो हम भी फिर यही करते हैं कि हमें मार्क्स स्कीम में ना कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखे हुए होते हैं, बोल्ड लेटर्स के अंदर। तो वो वर्ड्स होने चाहिए आपके उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर, देन वी गिव यू द मार्क्स। तो कैम्ब्रिज हमें यही कहता है दैट वी यू हैव टू फॉलो दीज। तो क्लाउड स्टोरेज, अच्छा, क्लाउड किसको कहते हैं बाय द वे? स्टोरेज को छोड़े, मुझे बस एक ये बता दें क्लाउड क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स। ये वो बादलों वाला क्लाउड नहीं बताना आप लोगों ने। व्हाट इज क्लाउड इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजीज? अच्छा, लगता है आप लोग नहीं बताएंगे, मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा, क्लाउड कहते हैं इंटरनेट को। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ओके आई एम यूजिंग आई क्लाउड, एंड iCloud services are the ones which are giving us the storage services। तो इसको हम क्लाउड कहेंगे। तो क्लाउड इज इंटरनेट।
तो यस यू कैन से दैट रेयान टू सम एक्सटेंट। तो अब क्लाउड स्टोरेज भी होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है, क्लाउड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? क्लाउड स्टोरेज का मतलब है ओके विल नॉट स्टोर डाटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और हम किसी और कंप्यूटर सिस्टम पे डाटा स्टोर करेंगे। अब इसका ना एक मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से एक कंपनी है, ठीक है, और उन्होंने उनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और उन्होंने कहा कि हम ना हैवी वेट हार्ड डिस्क ड्राइव्स या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स बाय कर लेते हैं। उन्होंने बाय कर ली, लेट्स से 10 एक्साबाइट की उन्होंने बाय कर ली हार्ड डिस्क ड्राइव। उन्होंने ये कहा कि अच्छा हम सर्विसेज लोगों को देते हैं कि जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, इस पे आके लोग अपना डाटा स्टोर कर लें, ठीक है। हम उनको लॉगिन पासवर्ड असाइन कर देंगे और वो लॉगिन पासवर्ड के थ्रू ओपन करेंगे और अपना डाटा ना मल्टीपल जो है वो चंक्स में स्टोर करें। जैसे वो बैंक्स आपको लॉकर्स देते हैं ना कि अच्छा आपके पास ये की है, हर पर्सन आके अपनी इंपॉर्टेंट चीजें इधर रख के चला जाए, एंड वील टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड वील चार्ज देम मंथली और ईयरली और वट एवर। सो सिमिलरली दे आर ऑल्सो चार्जिंग यू for on monthly basis or on weekly basis or on yearly basis, like iCloud is charging you, Google Drive is charging you, ठीक है। गूगल ड्राइव का भी देखे ना कितना अच्छा सिनेरियो है, वो आपको 5 GB आई गेस फ्री देते हैं, 15 GB देते हैं, और 5 GB आई गेस फ्री स्टोरेज देते हैं। आफ्टर सम टाइम वो स्टोरेज हो जाती है, फिल्ड अप हो जाती है, देन वी हैव टू बाय द स्टोरेज। जैसे हाँ आई गेस हमने 200 GB बाय की हुई है, सो आई गेस वी हैव टू पे 1000 पर मंथ टू देम, ओके, बिकॉज दे आर गिविंग अस दोज क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर अब मेरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने जस्ट लॉगिन पासवर्ड दिया, और लॉगिन पासवर्ड देने के बाद मुझे एक्सेस मिल जाएगी यहाँ से, और आई जस्ट स्टोर डाटा, आई जस्ट upload data. So like Google Drive on which all the lectures are uploaded, that is basically cloud storage, because I have a password and an email. I just open it. I have the access to all the data stored over there. And then you have the link of it and आप सारा डाटा वहाँ से access कर लेते हैं. So that this is basically cloud storage. अच्छा, so it is a method of data storage where data is stored on remote server. ये remote server है। रिमोट सर्वर मींस सर्वर इज द कंप्यूटर विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो गूगल ड्राइव है तो इनका अपना सर्वर है जिसमें उन्होंने हार्ड डिस्क ड्राइव इतनी बड़ी अटैच की हुई है, मींस इतनी बड़ी का मतलब इतनी स्टोरेज वाली। Okay, the same data is stored on more than one server. In case of maintenance, might be Google Drive is saying, no, we don't want to store data at one place. We have multiple drives. So we are storing like hard disk drive. So we are storing data on different drives of maintenance or repair, allowing clients to access data at any time. So similarly, at any time you can access the data. यहाँ तक बात क्लियर होगी एवरीवन? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सो दिस इज अबाउट क्लाउड स्टोरेज। अब हम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के ऊपर आते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। सबसे पहला बेनिफिट हम देखते हैं क्या है। द कस्टमर और क्लाइंट फाइल स्टोर्ड ऑन द क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम। आपका जब दिल करता है आप ऑनलाइन लेक्चर निकालते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है, शाम को, रात को, आपने क्लास नहीं अटेंड की, जस्ट गो टू दैट गूगल ड्राइव, यू एक्सेस द डाटा एंड जस्ट सी द लेक्चर एंड राइट द नोट्स एंड दैट टॉपिक इज क्लियर। देयर इज नो नीड फॉर अ कस्टमर और क्लाइंट टू कैरी एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। अब आपको अलग से हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं उठानी पड़ती, यू जस्ट हैव अ लैपटॉप और एन आईपैड और योर सेल फोन, you can easily access the data. So these are some advantages, but there are some disadvantages also। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, जो कि नॉर्मली यहाँ पर हमारे साथ होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिग्नल्स ही प्रॉपर नहीं आ रहे होते, तो उस टाइम पे फिर हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। आप फॉर एग्जांपल किसी फ्लाइट में हैं तब भी इशू है, वहां पर भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। कॉस्ट कैन बी हाई if large storage capacity is required, like for example if I am here to buy 200 GB, so they are costing me like 1000 1500 per month। It can also be expensive to pay for high download upload data transfer limits with the customer client internet service provider. Definitely you need you need some good internet connection, or you if you have some good internet connection you have to pay to the PTCL or whatever the company you're using there। तो it means कि ये थोड़ा सा ड्रॉबैक क्लाउड स्टोरेज के हैं, ठीक है। ए लेवल में इसको थोड़ा और ज्यादा इन्होंने एक्सटेंड करके टॉपिक को लिखा है।
Cloud servers also give us backup features. Will this be an advantage? Yes, this is an advantage. तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया सबको. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो. हाँ, अब ये ना जस्ट आपने इनके नाम याद रखने, इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना मैं, लेकिन वैसे आपको बता देता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है. पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड इज द वन, जैसे गूगल ड्राइव इज अ पब्लिक क्लाउड, आई क्लाउड इज अ पब्लिक क्लाउड बिकॉज इट इज देयर फॉर ऑल द क्लाइंट्स, ऑल द कस्टमर्स. प्राइवेट क्लाउड इज द वन जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर, आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, लेट से आप HBL के अंदर काम कर रहे हैं, सो HBL का जो अपना पर्सनल सेटअप है टू स्टोर डाटा, जो उनके एम्प्लॉयज सिर्फ स्टोर कर रहे हैं डाटा को, तो वो प्राइवेट क्लाउड है. हाइब्रिड क्लाउड में हम ये देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर लाइक इन अ स्कूल, तो स्कूल ने आपको ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं जिसके एंड पे आता है लाइक लेट से .bh.edu.pk, ठीक है, या .mys.edu.pk और लाइक दिस, और शुरू में एक ईमेल एड्रेस होता है. सो दैट इज अ हाइब्रिड क्लाउड. व्हाई इज इट सो? बिकॉज अब ये इन्होंने सिस्टम प्राइवेट अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, बट ओवरऑल वो किससे ले रहे हैं? एक कंपनी से ले रहे हैं जो नॉर्मली क्लाइंट्स को सर्विसेज देती हैं, जैसे गूगल है, गूगल से ले रहे हैं. सो दिस इज अ हाइब्रिड क्लाउड, मींस इट इज यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ हाइब्रिड क्लाउड. ठीक है, लेकिन इतना इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है अभी. ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स भी क्लियर हुए होंगे. अब हम चलते हैं जी 3.4 की तरफ. ठीक है, 3.4 मतलब कि फोर्थ सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क. इसकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी होती हैं, डेफिनेशंस आती हैं. डिफाइन NIC, डिफाइन रूटर. सबसे पहले हम NIC की बात करते हैं. अभी हम जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं ना यहाँ पर इस क्लासरूम के अंदर, जूम क्लासरूम के अंदर, एवरी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू दिस क्लास इज हैविंग एन NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इन देयर डिवाइस. अब आप, हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम पे क्लास ले रहे हैं, देयर इज अ केबल अटैच विद इट. तो दैट केबल जहां पर हमने इसको इंसर्ट किया है अपने सिस्टम के अंदर, दैट इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं सर हम तो वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, सो द डिवाइस विच इज कैचिंग अप दोज वाईफाई सिग्नल्स इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. वो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है देन. ठीक है. सो अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ हार्डवेयर component, typically a circuit board or chip installed on a computer so it can connect to the network. The very simple definition is there. Then comes the router. अच्छा, अब आप लोग जो है ना, जिन डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, लेट्स से योर PTCL डिवाइस, और देयर आर टू एंटीनास और वन एंटीना देयर इज, वो दैट इज अ रूटर. इस पर्पस क्या है? ये रूट करता है ट्रैफिक को. इट गाइड्स एंड डायरेक्ट नेटवर्क्स डेटा यूजिंग पैकेट्स दैट कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा सच एज फाइल्स, कम्युनिकेशन एंड सिंपल ट्रांसमिशन लाइक वेब इंटरैक्शन. तो ये रूटर जो है ये हमें इंफॉर्मेशन, ये ट्रैफिक, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो वो रूटर ही पहुंचा रहा है आगे वॉइस, picture, video, whatever you are displaying. So you just have to, memorize these definitions as it is out. अब हम आते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल की तरफ. देखो मैंने आपको कहा कि आप सारों के सिस्टम के अंदर ना NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है. किसी के पास वायर्ड है, किसी के पास वायरलेस. हमारे सेल फोन के अंदर वायरलेस होता है, तब भी वो वाईफाई सिग्नल्स को कैच करता है. अच्छा, जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, लेट्स से आपके पास अभी एट द सेम टाइम 3 डिवाइसेस हैं. एक आपके पास iPad है, एक आपके पास मैकबुक है, और एक आपके पास फॉर एग्जांपल सेल फोन है. हर एक का अपना अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है. तो जो मैन्युफैक्चरर होता है कि यहाँ बात की तो ये एप्पल की सारी डिवाइसेस हैं, तो एप्पल इज द मैन्युफैक्चरर. हर कार्ड पे ना उन्होंने एक नंबर असाइन किया हुआ होता है, एक ID असाइन की हुई होती है, और वो ID यूनिक होती है फॉर एवरी डिवाइस. इवन इन द होल वर्ल्ड जितनी भी सारी डिवाइसेस हैं, सारों के मैक एड्रेस मींस जो ये एड्रेस है ये यूनिक है, किसी का सेम नहीं है. ठीक है. अब मैक एड्रेस की आप बात करो तो इट इज अ 48 बिट विच आर shown as 6 group of hexadecimal digits. मतलब is this MAC address looks like this. अब इसके अंदर 2 parts हैं. The very first part is this, ठीक है, and the second part is this. राइट right? जो आपके पास फर्स्ट चीज है इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर ID.
and this one is serial number. ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर आईडी मींस लेट से एप्पल की डिवाइसेस हैं तो उन सारों की मैन्युफैक्चरर आईडी सेम होगी बट ये सीरियल नंबर चेंज होगा। एचपी की डिवाइसेस हैं तो सारी एचपी की डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरर आईडी सेम होगा बट आगे सीरियल नंबर डिफरेंट होगा, तो ओवरऑल वो यूनिक बन जाती है आईडी, बिकॉज आगे सीरियल नंबर जो सबका डिफरेंट आ रहा है। इफ द एनआईसी कार्ड इज, आप कहते हैं सर हमारे वाईफाई कार्ड में इशू है, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दैट network interface card. So if you'll place the new network interface card, you'll be assigned with the new MAC address because MAC address is embedded on that chip. तो आप मुझे बताएं ये MAC एड्रेस क्लियर हुआ या नहीं। ये जो नोट्स में लिखा हुआ है ये तो सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, इसमें चीजें नहीं छोड़नी। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास आता है आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस क्या है? जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस तो डिवाइस का एड्रेस था विच इज यूनिक फॉर एवरीवन। व्हाट, अच्छा मूसा का क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनआईसी एंड मैक। देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ही वो एड्रेस असाइन किया हुआ है मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर ने। वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे ही एड्रेस होता है। अच्छा देन कम्स द आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? सपोज करते हैं आप सारे कनेक्टेड हैं मेरे साथ और इफ आई वांट टू सी योर लोकेशन, तो मैं आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक करूंगा आपकी लोकेशन कि आप कहाँ से कनेक्टेड हैं। या कोई इस्लामाबाद से कनेक्टेड है, कोई पेशावर से कनेक्टेड है, कोई चकवाल से कनेक्टेड है, कोई डिफरेंट डिफरेंट एरिया से कनेक्टेड है। सो दैट इज द आईपी एड्रेस which is telling me that okay, this person is from this area. On the other hand, if for example I am examining that which device you are using, let's say Rayan is using Windows 10 computer system, HP, which is HP. Okay, Usman is for example using Samsung tablet, and there are multiple people with multiple devices. तो जो डिवाइस को मैंने एग्जामिन करना है वो मैंने मैक एड्रेस के थ्रू एग्जामिन करना है, राइट? वो मुझे पता होगा कि अच्छा मैक के अंदर वो क्या है, मैन्युफैक्चरर आईडी किसकी है, तो पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सी डिवाइस। आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स? आपका आईएसपी असाइन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप अगर पीटीसीएल के थ्रू कनेक्टेड हैं, सो पीटीसीएल इज गिविंग यू द आईपीस, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। But when your package will be over, they'll stop sending you the IPs and you'll not be able to browse over the internet, राइट? तो आईपी एड्रेस हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही असाइन करता है। So an IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local network. It stands for Internet Protocol, which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. अब वहां पर यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के आईपी होते हैं, एक आईपी वर्जन 4 होता है, एक आईपी वर्जन 6 होता है, मतलब दीज आर टू टाइप्स ऑफ इट। आईपी वर्जन 4 जो होता है इट्स अ 32 बिट एड्रेस, बस इतनी बात याद रखनी है। और इसमें आईपी वेरिएंट 6 नहीं लिखा हुआ तो आपने लिख लेना है कि जो आईपी वेरिएंट 6 होता है इट इज 128 बिट एड्रेस। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी एक वेरिएंट को यूज करते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ चैप्टर नंबर 3 के अंदर से जो पेपर स्टाइल क्वेश्चंस हैं उसी के आंसर्स लिखे हैं। अच्छा, तो अभी देखो हम इसको कोर्स को कवर कर रहे हैं, इसमें हम पॉइंट सारे लिख रहे हैं। अभी जब मैं आपको आगे पास पेपर्स करवाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक पास पेपर किया है और उसमें लेट से आपने 40 मार्क्स आउट ऑफ 75 लिए हैं, तो वो जो 35 मार्क्स नहीं लिए वो उसकी क्या रीजन थी, एंड फिर हम उस 35 मार्क्स के ऊपर होमवर्क करेंगे तो अगले पेपर के ऊपर जाएंगे। मतलब आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। हाँ वो भी आपको बताता हूँ। इज नॉट इट अनसेफ लाइक एनीवन वुड बी एबल टू एक्सेस टू एनीवन्स लोकेशन। अच्छा, अब ये मरियम का अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ मुझे पता हो कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है। तो हाँ जी, पता चल जाता है कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, लेकिन फॉर योर सेफ्टी
दैट्स व्हाई यू यूज वीपीएन्स फॉर इट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है कि वो आपको एक फेक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे कि आप वीपीएन्स को यूज करके कनेक्टेड हैं, तो अच्छा मुझे फील होगा, अगर उन्होंने आपको लंदन का आईपी एड्रेस दे दिया तो मैं कहूँगा अच्छा ये पर्सन लंदन से कनेक्टेड है। ठीक है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज वीपीएन जो है ये एक प्रोसेस यूज करता है, उसको हम टनलिंग कहते हैं। एंड टनलिंग के थ्रू आपका आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, सो दैट द अदर पर्सन हु इज एक्सेसिंग यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर राइट लोकेशन. So yes, it is, a security vulnerability, but still system is using many a things to secure your original IP address. इतना easy नहीं होता ये। स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट, हाँ उसके अंदर एक चीज याद रख लें। अच्छा चलें, मैं बल्कि बता देता हूँ स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस इज द वन विच डज नॉट चेंज, राइट, ये ऑलवेज सेम रहता है। वाइल जो आपके पास डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये बस ये छोटा सा डिफरेंस है, नाम के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक, आई डोंट नो व्हाई दे आर टू ब्लैंक पेजेस देयर। तो आई होप कि ये वाला चैप्टर, कितनी स्लाइड्स हैं इसके अंदर? 65 हैं, टू ब्लैंक पेजेस हैं, 63 स्लाइड्स हैं। तो ये 63 स्लाइड्स अच्छी सी प्रिपेयर करनी है, ताकि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 से घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमने आएंगे इसको 3 से 4 क्लासेस में कम कर लिया, अभी 5 में किया हूँ। So if you have any question after, let me know. अदरवाइज हम फिर चैप्टर नंबर 4 में चले जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 इजी है, काफी छोटा सा चैप्टर है। हाँ, 5 इज अ गुड वन, वो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस के ऊपर बात करता है। Why static IP never changes? Can't it change with our location? नहीं, वो जो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, लेट्स से लैब के अंदर आपने 10 कंप्यूटर्स रख दिए हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर, तो हम उन कंप्यूटर्स को जो आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है उनको हम स्टैटिक आईपीज असाइन करते हैं, बिकॉज वो चेंज हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हम इनसाइड द सिस्टम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो वो वहाँ स्टैटिक आईपीज यूज होते हैं। डायनेमिक आईपीज आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है। सो एवरीवन इज इट क्लियर आई गेस? अच्छा चलें, अब मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, बिकॉज दे आर लाइक 3-4 मिनट्स लेफ्ट। अब उसमें नया चैप्टर कैसे स्टार्ट हो? सो आई जस्ट वांट टू आस्क